अफगानिस्तान के खिलाफ पहला मैच जीतने के बाद क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम फतह के ट्रैक पर वापस आ चुकी है? पाकिस्तान की बैटिंग के जो मसाइल हैं वो फिक्स हो चुके हैं और उसके अलावा पाकिस्तान की बॉलिंग में जो कोताहियाँ जो खामियाँ हैं वो कैसे हल होंगी, इसका हम जायज़ा लेते हैं। आज पाकिस्तान और यूएई के जो टीमें हैं जो मध्य मुकाबले आ रही हैं, क्या पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में चेंजेस होनी चाहिए? ये तमाम चीज़ें इस रिपोर्ट का हिस्सा बनाते हैं। सबसे पहले तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जिस अंदाज में अफ़गानिस्तान को शिकस्त दी, कोई उसकी तवक्को नहीं कर रहा था। हालांकि ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान टीम अफ़गानिस्तान को हरा ही नहीं सकती है, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी तारीख की मार्जिन के अतबार से दूसरी बड़ी शिकस्त से दो चार किया अफ़गानिस्तान को। पाकिस्तान ने पावर प्ले में 54 रन किए, जो कि हाईएस्ट स्कोर है पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान के खिलाफ पावर प्ले में, जिसमें जो मेन किरदार था वो सैयद अज़फ़रान थे, जिन्होंने 10 गेंदों पर 21 रन किए, फिर अगली गेंद पर आउट हुए। और इसके अलावा सलमान अली आगा ने शानदार बैटिंग की, एक एंकर इनिंग्स खेली, और मोहम्मद नवाज़ ने धुआंधार बैटिंग की, और आखिर में फ़हीम अशरफ ने भी कोई हिटिंग करके पाकिस्तान को 182 रन का टोटल दिलवा दिया। लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान की बैटिंग लाइन में हमें देखना ये है कि दर हकीकत हम करना क्या चाह रहे हैं, हमारी सोच क्या है। मोहम्मद हारिस को 7वें नंबर पर बैटिंग के लिए भेजा गया। गो के अगर आप उनकी कैपेबिलिटी के लिहाज से देखें तो ये कहा जा सकता है कि उन्हें टॉप 3 पोजीशन पर खिलाना चाहिए, और अगर उनकी फॉर्म के लिहाज से कहते हैं तो शायद उन्हें 1 नंबर और नीचे होना चाहिए। लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर मोहम्मद हारिस का पाकिस्तान क्रिकेट टीम में करैक्टर क्या है, क्या रोल है उनका अगर वो 7वें 8वें नंबर पर खेलते हैं। ये निचले नंबरों पर हमेशा उस खिलाड़ी को मौका दिया जाता है जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट होता है कि ये एक बंदा आपका मैच फिनिश कर सकता है, जबकि बदकिस्मती से मोहम्मद हारिस के अंदर ये एबिलिटी नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं कि टॉप ऑर्डर में वो 1-2 ओवर अच्छे खेल जाए तो आपको एक फ्लाइंग स्टार्ट दे सकता है और हरीफ जो बॉलर्स हैं उनके ऊपर प्रेशर डाल सकता है। ये अलग बात है कि ऐसा देखने में बहुत कम आया है, लेकिन अब 7वें 8वें नंबर पर बैटिंग देना, और गुज़श्ता मैच में आप देख लें कि जब वो क्रीज पर आए तो 16वां ओवर चल रहा था, सेकंड लास्ट बॉल, यानी कि डेथ ओवर्स में वो क्रीज पर आते हैं जहां पर ज़रूरत थी, जहां पर उनका किरदार था हिटिंग करने का, तेज़ बैटिंग करने का। वो पहली 9 गेंदों पर सिर्फ 7 रन बना पाते हैं, फिर एक फुल टॉस गेंद आती है जिस पर वो चौका लगाते हैं, उसके बाद वो आउट हो जाते हैं। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि मोहम्मद हारिस जो है निचले नंबरों पर बहरहाल उनको खिलाना उन्हें ज़ाय करने के मुताबिक है, क्योंकि मुझे फिर उनका करैक्टर जो है समझ नहीं आ रहा। अगर आप उनकी कीपिंग की बात करें, अभी तक उनको ये पता नहीं चल रहा कि जब थ्रो आता है तो आप विकेट के पीछे खड़ा होना है। डायरेक्ट थ्रो लग जाए तो अलग बात है, लेकिन वो विकेटों के पीछे आपने फिर भी आना है। लेकिन उसमें मुझे लगता है कि ज़्यादा वो नहीं कर पा रहे हैं, अपनी पोजीशन पर नहीं आ पाते। सुफियान मुकीम की गेंदें पकड़ने में उन्हें मुश्किलात होती हैं। तो विकेट कीपिंग के मसाइल अलग हैं, फिर उन्हें 7वें 8वें नंबर पर बैटिंग देना ये एक अलग सवाल है कि फिर मोहम्मद हारिस का पाकिस्तान क्रिकेट टीम में किरदार क्या है। और उसके अलावा जो दूसरी बड़ी चीज़ है वो है फ़खर ज़मान। फ़खर ज़मान की अगर आप कारकर्दगी देखें तो उसके ऊपर काफ़ी सवालात हैं। आखिरी जब से उनका कमबैक हुआ है, या यूँ कहें कि जब से ये नया सेटअप बना है T20 फॉर्मेट में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को निकालने के बाद, तो उसके बाद फ़खर ज़मान ने 6 इनिंग्स खेली हैं, और इन 6 इनिंग्स में 114 उसका स्ट्राइक रेट है, 20 की एवरेज है। तो वो अपना किरदार नहीं निभा पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो टॉप 3 पोजीशन पर खेलने का उनका मसला है, जहाँ पर उनकी परफॉर्मेंस का मसला है, वो आज से नहीं है। अक्टूबर 2018 से उठा के देख लें, वो हमेशा जद्दोजहद करते आए हैं, माँ सवाए 1-2 इनिंग्स के वो ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर सके हैं। अगर वो परफॉर्म कहीं कर पा रहे थे तो वो चौथे नंबर पर बैटिंग करते हुए कुछ परफॉर्म करने में कामयाब रहे T20 इंटरनेशनल मैचेस में। वनडे फॉर्मेट में वो कामयाब हैं, वो एक अलग कहानी है, क्योंकि वहाँ पर भी अब जदोजहद कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल वहाँ पर उनका किरदार इसलिए होता है कि उन्हें टाइम मिल जाता है विकेट पर सेट होने के लिए। यहाँ पर जब तक उन्हें 1 से 2 चांसेस ना मिलें वो सेट नहीं हो पा रहे हैं। तो इस वजह से मुझे लगता है कि फ़खर ज़मान का जो मेन रोल है वो चौथे नंबर पर होना चाहिए। उसके बाद अगर आप मोहम्मद हारिस को प्लेइंग 11 का हिस्सा बना ही रहे हैं तो आप उन्हें फिर ऊपर खिलाएं। नीचे वो आपके किसी काम का नहीं है। नीचे वो मुझे नहीं लगता कि वो प्रेशर सिचुएशन में इस तरह की बैटिंग कर सके कि ज़रूरत के वक्त टीम को विकेट भी संभाले, टीम को संभाला भी दे। ये एबिलिटी उनके अंदर नहीं है। हाँ, वो बैट घुमा सकते हैं, अगर उनका दिन अच्छा हुआ 2-3 छक्के लगा लेगा। मुझे लगता है कि इसके आगे उनकी बैटिंग नहीं है। हाँ, अगर ट्रैक ऐसा हो
जिसका कि बिल्कुल फ्लैट पिच मिल जाए और हरीफ जो बॉलिंग लाइन है वो ज़्यादा तगड़ी ना हो तो कुछ लंबी इनिंग्स खेल सकता है। वरना जो अब तक उनकी कारकर्दगी का अगर हम जायज़ा लें तो इस तरह ही की सूरत हाल दिखाई दे रही है। तो पाकिस्तान को जो बैटिंग में मसाइल हैं वो सिर्फ ऊपर से हैं। तो पाकिस्तान को जो बैटिंग में मसाइल हैं वो सिर्फ यही हैं। ऊपर से देखें तो मुझे लगता है कि शाहिद अफरान बेहतरीन चॉइस हैं एज ए ओपनर। आखिरी जो 6 मैचेस खेले हैं कल के मैच से पहले, उनमें से 3 में मैन ऑफ द मैच थे और तीनों मैचेस में 50 की, तीनों में मैन ऑफ द मैच वही रहे और तीनों 50 इनिंग्स में 5 या 5 से ज़्यादा छक्के लगाने में कामयाब रहे। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी एग्रेसिव क्रिकेट है। उन्होंने जो लाहौर में बांग्लादेश के खिलाफ इनिंग्स खेली थी 180 के स्ट्राइक रेट से खेली थी, 4 चौके 6 छक्के लगाए। फिर मीरपुर में 6 चौके और 5 छक्के लगाए थे, 63 रन किए थे, 153 के स्ट्राइक रेट से खेले। फिर वेस्ट इंडीज़ में जो 74 रन किए उसमें 3 चौके 5 छक्के लगाए, 140 के करीब तर स्ट्राइक रेट से खेले। तो यानी कि जब वो विकेट पर खेलते हैं तो मैच का पांसा पलट देते हैं और उनको मुझे लगता है कि उनके ऊपर अब ज़्यादा डिस्कस नहीं करनी चाहिए। वो आपके एक रेगुलर मुस्तनद ओपनर हैं। आप एशिया कप या T20 वर्ल्ड कप 2026 में उनके बगैर जाने का सोचें भी ना। जबकि सैम अयूब की बात करें, थोड़ी सी जदोजहद ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन एज ए ओपनर वो आखिरी जो सीरीज़ खेली है उसमें 2 मैचेस में वो परफॉर्म करने में कामयाब रहा है। ठीक है, स्ट्राइक रेट उस तरह का नहीं था जिस तरह हम उनसे तवक्को करते हैं, लेकिन वो एक प्रेशर से निकल रहे हैं। तो इसलिए सैम अयूब की और शाहिद अफरान की जोड़ी के ऊपर फ़िलहाल सवाल नहीं बनता। फ़खर जमान वन डाउन पोजीशन पर खेलते हैं या मोहम्मद हारिस, ये मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट को डिसाइड करना पड़ेगा। और उसके बाद जो बाकी सूरत हाल है वो ये है कि सलमान मिर्ज़ा, जिन्हें बांग्लादेश के टूर में मौका दिया गया, आउट क्लास परफॉर्मेंस दी, उन्हें कम से कम इस ट्रायंगुलर सीरीज़ में मौका देना चाहिए। ख़ास तौर पर जो UAE के ख़िलाफ़ आज का मैच है उसमें उन्हें मौका देना चाहिए। और जो हम बार बार एक चीज़ कह रहे हैं कि स्पिन ट्रैक पर हम रवायती खेल खेलते हैं, पिचेस के मुताबिक अपनी प्लेइंग 11 नहीं बनाते, पिचेस के मुताबिक अपनी सिलेक्शन नहीं करते हैं, उसका खमियाजा हम लगातार भुगते आ रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद एक ज़िद बनाई हुई है। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया, साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हराया, लेकिन फिर वही टीम आपने एशियन कंडीशन में खिला दी। ये कंडीशन अलग थी, ये डिमांड कर रही थी कि 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर आपके साथ आपके पास होने चाहिए, लेकिन सुफियान मुकीम को सिलेक्ट नहीं किया गया था। और अब भी यही है कि सुफियान मुकीम खेलता है तो इब्रार अहमद बाहर बैठता है, इब्रार अहमद खेलता है तो सुफियान मुकीम बाहर बैठता है। तो मुझे लगता है कि इन दोनों को मौका देना चाहिए। कम से कम ट्रायंगुलर सीरीज़ में ये आप तजर्बा तो करके देख लें कि आप अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान के जो हालिया शिकस्तें हुई हैं उसमें ज़्यादातर किरदार पार्ट टाइमर बॉलर का रहा है, जिन्होंने अचानक से इतने रन्स दे दिए या फिर हरीफ जो बैट्समैन हैं उनको इतना सेट कर दिया विकेट पर कि बाद में हमारे स्पेशलिस्ट जो बॉलर हैं वो भी पिटते हुए दिखाई दिए। तो इस कमी को दूर करने के लिए मुझे लगता है कि इब्रार अहमद और सुफियान मुकीम, इन दोनों को मौका देना चाहिए एक साथ। तो आज की प्लेइंग 11 में एक तो सलमान मिर्ज़ा की वापसी होनी चाहिए। अब वो किसकी जगह होती है, तो मुझे लगता है कि आप शाहीन अफरीदी या बल्कि शाहीन अफरीदी की जगह आप उसे खिला सकते हैं और फ़हीम अशरफ की जगह अब्रार अहमद को टीम में ले सकते हैं। बाकी जो ऊपर का बैटिंग ऑर्डर है ये आपने डिसाइड करना है कि आपने किस तरह टीम को लेकर चलना है, क्योंकि वन डाउन पोजीशन पर मुझे लगता है कि फ़खर जमान जदोजहद कर रहे हैं। लेकिन अगर इसके बावजूद कुछ लोग ये समझते हैं कि नहीं, फ़खर जमान टॉप ऑर्डर ही का बैट्समैन है, जो कि स्टैट्स नहीं बता रहे, लेकिन इसके बावजूद अगर कुछ लोग इस बात पर बाजिद हैं तो फिर ये तजर्बा ट्रायंगुलर सीरीज़ से आगे नहीं जाना चाहिए। अगर खुदा ना खास्ता फ़खर जमान टॉप 3 पोजीशन पर यानी कि तीसरे नंबर पर परफॉर्म करने में नाकाम होते हैं तो फिर एशिया कप में इस तरह नहीं जाया जा सकता कि आपका टॉप 3 पोजीशन पर जो अहम तरीन पोजीशन है वहाँ पर खेलने वाला खिलाड़ी आउट ऑफ फॉर्म हो। तो एशिया कप से पहले ट्रायंगुलर सीरीज़ हमारे लिए एक बेहतरीन सीरीज़ है जिसमें हम अपना कम्बिनेशन एक बार फिर देख सकते हैं, यहाँ पर अपने आखिरी तजर्बात कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आज पाकिस्तान टीम को एक नई प्लानिंग के साथ मैदान में उतरना चाहिए और एशिया कप की तैयारी को जहन में रखना चाहिए। आज फिर एक बार फिर थोड़ा सा प्रेशर भी होगा मोहम्मद हारिस के ऊपर भी, फ़खर जमान के ऊपर भी, कि वो अपनी पोजीशन क्लियर करें। फ़खर जमान की जो कारकर्दगी है उसके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अब लोग इसको नहीं मानते, कुछ कहते हैं जी आप उसको खामखा हिट कर रहे हैं। देखें, जहाँ वो परफॉर्म करता है तो मैंने हमेशा सपोर्ट किया है। जब पाकिस्तान और PCB के जो एक आला अफसर है उनके साथ मसला चला तो आप मेरी वीडियोस उठा के देख लें, जहाँ सपोर्ट बनती है वहाँ करते हैं। लेकिन एक बंदा 114 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, रन्स नहीं हो पा रहे हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि नहीं ये यहाँ पर ये बेस्ट खेल रहा है। तो ये चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि शायकीन को भी और
पाकिस्तान के सपोर्टर्स को भी समझना चाहिए, पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट को भी समझना चाहिए।